हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेटिव। ओके, प्रीवियस लेक्चर की बात किया जाए तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि गैस पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और किस साइकिल पर वर्क करता है। बेसिकली ब्रेटन साइकिल पर वर्क करता है। क्लियर डेट, यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया था। ठीक है, उसके प्रोसेस कैसे हैं, कैसे वर्क हुआ, ये भी क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था आपको एक्चुअल के बेस पर और आइडियल के बेस पर। यहां तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब बात आती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ गैस पावर प्लांट। किसकी बात आती है? मॉडिफिकेशन ऑफ गैस पावर प्लांट। तो मॉडिफाई करने से हम क्या करने वाले हैं कि हम थर्मल पावर प्लांट का, गैस पावर प्लांट का थर्मल इफिशिएंसी एज वेल एज डब्ल्यू नेट, दैट मीन्स वर्क नेट इंक्रीज कैसे करें। तो कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे हम लोग, यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करता हूं तो रीजनरेटिव साइकिल बोलते हैं हमन, और फिर उसके बाद सेकंड की बात करूं तो रीहीटिंग, एंड थर्ड बोलूं कोई इंटरकूलर। 3 टाइप से हम मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं यहाँ गैस पावर प्लांट साइकिल पर। क्लियर? तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेटिव। क्लियर? तो बात करते हैं व्हाट इज द रीजनरेटिव। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि रीजनरेटिव होता क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं व्हाट इज रीजनरेटिव। क्लियर? तो देखिए, आराम से समझिएगा। ठीक है, रीजनरेटिव क्या है। चल, इससे पहले मैं आप लोग को कुछ और बता देता हूं कि हम रीजनरेटिव साइकिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको मैं एम लिख सकता हूं या फिर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टू increase the thermal efficiency of gas power plant. ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, जो इंपॉर्टेंट है हम रीजनरेटिव साइकिल जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि टू इंक्रीज द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो ओवरऑल इस कंसेप्ट से हमें यह पता चल गया है कि हम थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करने वाले हैं। क्लियर दैट? ओके, तो आपका हम देखते हैं यहां पर व्हाट इज द रीजनरेटर। इसको हम कहां फिट करें कि थर्मल पावर प्लांट का इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। तो देखिए, मैं आप लोग को बेसिक जो फंक्शन होता है रीजनरेटिव का उसको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रीजनरेटिव? द रीजनरेटिव इज अ टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। रीजनरेटिव is a types of it is a types of heat exchanger. क्लियर? रीजनरेटिव क्या है आपका? हीट एक्सचेंजर है। क्या आपका? हीट एक्सचेंजर। अब इसका बेसिक फंडा क्या है? हीट एक्सचेंजर का क्या होता है? हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। ओके, जैसे मैं आप लोग को हीट एक्सचेंजर आप लोग को समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमको यहाँ बेसिक आइडिया हमको मालूम होना चाहिए हीट एक्सचेंजर का। उसके बाद हम उस साइकिल पर कहां फिट करने वाले हैं ये देखेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास एक डिवाइस है, 2 पाइप्स है। ओके, हमारे पास क्या है? 2 पाइप्स है। ठीक, 1 पाइप से आप हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं। 1 पाइप से हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, 1 पाइप से हम क्या कर रहे हैं? इधर से हॉट फ्लूइड आ रहा है। ठीक, 1 पाइप से आप हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, एंड सेकंड पाइप से हम क्या करते हैं? कोल्ड फ्लूइड फ्लो करते हैं। यहां से हम कोल्ड फ्लूइड फ्लो करते हैं। फ्लूइड क्या हो सकता है आपका? मे बी गैस, मे बी लिक्विड। क्लियर है? तो हीट एक्सचेंज का फंडा देखिए, मैंने कहा हीट एक्सचेंजर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? हीट एक्सचेंजर क्या करता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। अब हॉट फ्लूइड है तो इसका जो हीट है ये क्या करेगा भाई? हीट को लॉस करेगा। ठीक है, हीट लॉस करेगा या फिर हीट रिजेक्ट करेगा। और सेकंड फ्लूइड जो इधर फ्लो हो रहा है ये क्या करेगा भाई? इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा।
इट हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तो इसने क्या किया, कोल्ड फ्लूइड ने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एंड ये जो भाई साहब है हॉट फ्लूइड, ये क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, ये हीट रिजेक्ट बोल सकते हो, फिर हीट लॉस। हम यहां क्या लिख सकते हैं, देखो हम बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, हीट रिजेक्ट, क्या लिखूंगा मैं, हीट रिजेक्ट बाय द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट absorbed by cold fluid। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है आपका, किसका बेसिक प्रिंसिपल होता है आपका, हीट एक्सचेंजर का। समझ आ गया? तो हीट एक्सचेंजर आप लोग को यहां पर क्लियर हो गया। अब इस डिवाइस को समझ आ रहा है, इस हीट एक्सचेंजर को हम गैस पावर प्लांट पर किस पोजीशन पर फिट करेंगे जिससे आपका थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज होगा। क्लियर राइट? तो हमें आप लोगों को क्या करना होगा, बेसिक जो ब्रेटन साइकिल मैंने आप लोगों को बताया था उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, और क्या क्या कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है ये आपको याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक समझ आ गया कि रीजनरेटिव में क्या करने वाले हैं हम लोग, थर्मल इफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पास, हीट एक्सचेंजर यूज करने वाला है। तो हीट एक्सचेंजर डिवाइस जो है उसको हम लोग किसमें फिट करने वाले हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम बना, चलिए फिर देखते हैं हम हीट एक्सचेंजर को हम ब्रेटन साइकिल के किस पोजीशन पर फिट करने वाले हैं, दैट इज अ रीजनरेटिव, है ना, जिससे हमारा थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो बेसिक जो है ब्रेटन साइकिल हमने जो लास्ट टाइम पढ़े थे, लास्ट वीडियो में देखे थे कि कैसे अरेंजमेंट है। पहले हमने देखा कि कंप्रेसर लगाया, कंप्रेसर के पास फिर कंबर्सन चैम्बर के बाद हम लोग टरबाइन लगा दिए थे, और टरबाइन कंप्रेसर को टरबाइन से कपलिंग कर दिए थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर है उसको हम उस डिवाइस को फिट करने वाले हैं जिससे हमारा थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा कि हीट एक्सचेंजर को कहाँ हम फिट करेंगे और थर्मल इफिशिएंसी। ये रहता है आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहां से हम एयर को सप्लाई करेंगे कहाँ, कंप्रेसर में। तो फिर आप यहाँ पर कंप्रेसर में सप्लाई कर लीजिए, कंप्रेसर में हम सप्लाई कर लेते हैं, यहां से हम कंप्रेसर में सप्लाई कर लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर। ठीक है, अब मेरे को आप लोग बताइए कि कंप्रेसर का काम क्या है, बेसिक कंप्रेसर का काम क्या है। ये क्या करता है, आपका कंप्रेस्ड करता है एयर को और उसका टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, और प्रोसेस क्या होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर प्रोसेस अप्लाई करूंगा, दैट इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंड वर्क हमको देना पड़ेगा, कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो डिवाइस है कंप्रेस कर देगा एयर को, और यहाँ आपको पॉइंट नंबर, अच्छा जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे को पता है पॉइंट दिया था ब्रेटन साइकिल, सिमिलर टू यहाँ पर भी अपन देने वाले, दैट इज पॉइंट नंबर 1 एंड दैट इज पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर क्या है आपका एयर। ठीक है, एयर कहाँ से है, एटमॉस्फेरिक से। तो यहाँ पर का टेम्परेचर T1 कंसीडर करूंगा एंड प्रेशर P1। कंप्रेस करने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं T1 इज लेस देन T2 एंड P1 इज लेस देन P2। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था उस डिवाइस जो रीजनरेटिव हम हीट एक्सचेंजर बोल रहे हैं उस डिवाइस को फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फिट करूंगा, फिर इसके बाद ही फिट करूंगा कंप्रेसर के बाद, और क्यों करूंगा आपको 2 मिनट के बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के बाद हमें समझ आ जाएगा कि सर आप यहीं पर क्यों फिट किए। ओके, तो मैं यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर को यूज कर रहा हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर हीट एक्सचेंजर को यूज किया। ठीक है, अब इस हीट एक्सचेंजर में हम क्या करते हैं, जो कंप्रेस्ड एयर है उसको सप्लाई कर देंगे। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में हम कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करेंगे, देन आफ्टर हम जाएंगे कंबर्सन चैम्बर पर। कहाँ जाएंगे, कंबर्सन चैम्बर। ठीक,
यहाँ पर मैं कंबर्सन चेंबर बना देता हूँ, दिस इज अ कंबर्सन चेंबर। ठीक है, कंबर्सन चेंबर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, यहाँ पर मास फ्लो रेट होगा, दैट इज कंबर्सन चेंबर Q एडेड, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। देन आफ्टर जो हमको पॉइंट मिला, पॉइंट नंबर 2, जो गैस मिली कंप्रेस्ड गैस, उसमें हम लोग हीट देंगे, हीट अप करेंगे, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हम कहाँ सेंड करते हैं, उसे हम सेंड करते हैं आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर टरबाइन। ठीक है, गैस टरबाइन पर हम उसको सप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका गैस टरबाइन। क्लियर दैट, गैस टरबाइन, दिस इज अ टरबाइन। ओके, हम इसको कपलिंग कर देते हैं, इसको कंप्रेसर को। ठीक, किससे कपलिंग करेंगे, टरबाइन से। तो टरबाइन कंप्रेसर को चलाने के लिए हमको वर्क चाहिए जो हम टरबाइन से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रोटेट कर देते हैं। क्लियर दैट, यहां तक क्लियर। अब टरबाइन के बाद देखो यहां पर जो आया पॉइंट नंबर, क्या लेते हैं अपन, पॉइंट नंबर 3। ये क्या था आपका, पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर टेम्परेचर था T3 और प्रेशर था P3, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर था। ठीक है, इसको हम फ्लो किए टरबाइन पर। टरबाइन क्या किया, आइसेंट्रोपिक वर्क प्रोड्यूस किया। ठीक है, यहाँ से टरबाइन वर्क मिला मेरे को, तो ये हो गया आपका टरबाइन वर्क। ठीक है, WT ये मिला आपको टरबाइन वर्क, और नेट वर्क डन क्या मिल जाएगा, W नेट इज इक्वल टू बोल सकते हैं WT माइनस WC, बिकॉज हम यहाँ से कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क दें। अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि ये हीट एक्सचेंजर कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, आफ्टर टरबाइन या फिर एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस ऑफ टरबाइन, यहाँ से एग्जॉस्ट होगा, इसको हम डायरेक्ट कहाँ रिजेक्ट कर देते थे, एटमॉस्फेरिक। कहाँ रिजेक्ट कर देते थे आप लोग, एटमॉस्फेरिक। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग को समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पॉइंट नंबर 2 का टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेसर एंड आफ्टर टरबाइन, मतलब कि एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन या एग्जॉस्ट ऑफ प्रेशर। तो पॉइंट नंबर ये हो गया आपका कंप्रेसर। ठीक है, तो T2 इज लेस देन T4। एक कंडीशन देखिए, आफ्टर कंप्रेसर और आफ्टर टरबाइन अगर टेम्परेचर की बात करूं तो T4 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर, तो कहने का मतलब ये है, हम जब आउटसाइड ऑफ, ये पॉइंट नंबर 4 था आपका, एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर आपको सम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा एज कंपेयर टू पॉइंट, इससे ज्यादा आपको हीट मिलने वाला है, बिकॉज टेम्परेचर वहां का क्या है, ज्यादा है। इसको जब हम रिजेक्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक पर, तो यहाँ पर जो हीट है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो वेस्ट हीट है उससे हम क्या करेंगे, हीट को यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, जो वेस्ट हीट है वहां से हम लोग हीट को यूज करके हम इस थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे देखिए, तो देखिए यहां से मैं क्या कर देता हूं, ये वेस्ट हीट को मैं हीट एक्सचेंजर में फ्लो कर दिया, इस वेस्ट हीट को हीट एक्सचेंजर में फ्लो कर दिया। ठीक, यहां से पॉइंट नंबर 4 आ गया आपका, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4। ठीक, ये आपका हीट एक्सचेंजर, दैट मींस रेफ्रिजरेटर, ये यहाँ पर हीटर। यहां से क्या है आपका, कोल्ड एयर, क्या है आपका, कोल्ड एयर। इस पॉइंट क्या आ रहा है आपका, गैस जो कि हॉट है, हम बोल सकते हैं ना हॉट गैसेस। अब हॉट गैसेस आपका हीट को रिजेक्ट करेगा इन अ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये आपका हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, ये हॉट गैसेस को रिजेक्ट करेगा। ठीक, तो कोल्ड गैसेस आपका हीट एक्सचेंजर में जो फ्लो हो रहा है वो हीट को गेन कर लेगा। ठीक है, हीट को यहां पास गेन कर दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे क्या इफेक्ट हुआ, तो देखिए इसका टेम्परेचर कुछ जब कोल्ड फ्लूइड आपका हीट गेन करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो एयर का टेम्परेचर इस पॉइंट पर आपका इंक्रीज हो गया, दैट इज अ पॉइंट दे देते, पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5। और एग्जॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर, दैट इज पॉइंट नंबर 6। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 6। क्लियर, तो हमने क्या किया, हीट, यहां से हीट यूज किया, कोल्ड
कोल्ड एयर को और हीटअप कर दिया। क्यों हुआ? अब बताओ मेरे को, जब कंबर्सन चेंबर पर आपने हीट दिया, सम अमाउंट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करते हैं, जो जितना हीट देना पड़ता था उतना अपने हमको नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर पहले की कंपेयर में कुछ इंक्रीज हो गया। क्लियर? समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जब आप यहाँ पर हीट देंगे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जितना हमको देना पड़ता था उतना हम यहाँ पर नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर 2 का टेम्परेचर से इंक्रीज हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे आपका हीट सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, हीट सप्लाई क्या हुआ? कम हुआ, और हीट रिजेक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब हम टीएस डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम बनाएंगे, वहां आप लोग को क्लियर होगा। बट आपको कंप्रेसर और टरबाइन के वर्क में कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ क्या करेंगे? इसको एटमॉस्फेरिक पे रिजेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक में रिजेक्शन। ठीक, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होने वाला है। ओके, अब इसके बिहाफ में हम टीएस प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? टीएस डायग्राम। तो देखिए टीएस डायग्राम कैसे बनने वाला है। देखो, आपके सेमेस्टर एग्जाम में यही पूछेगा, ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर ओपन गैस टरबाइन साइकिल इन विथ रीजनरेटर। तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं टीएस प्लॉट, और यहां से आपको समझ आएगा कि क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए टीएस कितने प्रेशर लाइन है? 2। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपका? प्रोसेस 1 to 2 कॉन्स्ट आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। तो प्रोसेस 1 to 2 आपको क्या मिला यहाँ पास? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। ठीक है, ये देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ किया 1 to 2। ठीक है, एंड 2 to, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे 2 to 5 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है वहां पर, या फिर 2 to 3 जाइए आप, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहां पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, देन आफ्टर टरबाइन। अब कौन सा डिवाइस है? टरबाइन। टरबाइन क्या करेगा आपका? टरबाइन क्या करेगा? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। क्या होगा आपका? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, या फिर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो ये हो गया पॉइंट कंप्रेसर एक्सपांशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 4, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? 4 to 1, 4 to 1 ये क्या हो जाएगा? हीट रिजेक्शन। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कंप्रेशन वर्क, यहाँ हम बोल सकते हैं एक्सपांशन, दैट मीन्स टरबाइन वर्क, एंड यहाँ पर हम हीट सप्लाई दिए Q एडेड, और ये क्या हुआ? हीट रिजेक्शन, Q रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर। अब देखते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर जो आपका कंडीशन लगा है कहां पास? 2 to 5 एंड 4 to 6। तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? देखो 2 to 3 क्या था? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहां पर भी क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। तो आप ये प्रेशर क्या होगा आपका? टोटली कांस्टेंट, दैट मींस P2 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P3। क्या बोल सकता हूं मैं? P2 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P3। ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं? P4 इज इक्वल टू P6। यहां पर हम लिख सकते हैं P4 इज इक्वल टू P6। क्लियर हो गया आपका? तो देखिए आगे बढ़िए। तो पॉइंट नंबर 5 अपने को ड्रॉ करना है। कहां मिलेगा आपको? P2 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P3। P2 और P3 वाली लाइन में आपको T5 मिलने वाला है। तो देखिए अगर मैं देखूं तो P2 और P3 वाला लाइन क्या है आपका? दिस वन। तो कहीं आपको इस पॉइंट पर क्या मिलेगा? दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5। सिमिलर टू पॉइंट नंबर 6 क्या मिलेगा आपको? दिस इज पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, दिस इज पॉइंट नंबर 6। क्लियर? अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो आपको पता है एक्चुअल में क्या होता है, 2 कहां चले जाएगा आपका? 2 डैश, और 4 कहां चले जाएगा आपको? 4 डैश। ये आपका टीएस डायग्राम।
अब देखिए इस डायग्राम में आप बोल सकते हैं कि हीट सप्लाई हमको कम देना पड़ा। पहले अगर आप हीट एक्सचेंजर यूज नहीं करते तब आपको हीट सप्लाई कहां देना पड़ता था, 2 to 3। ओके, अब आपको कहां देना पड़ रहा है, 5 to 3। क्या देना पड़ रहा है, 5 to 3। तो इस कंडीशन में हीट सप्लाई क्या हुआ, आपका कम हो गया। रिजेक्शन की बात करता हूं तो अगर विदाउट रीजनरेटिव की बात किया जाए तो 4 to 1 हो जाता था, अब क्या हो रहा है, 6 to 1 हो जा रहा है। यहां पर हीट रिजेक्शन भी क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। ठीक है, और वर्क डन की बात किया जाए ऑन कंप्रेसर और आपका टरबाइन, तो उस केस में देखिए कांस्टेंट है 1 to 2 एंड 3 to 4। क्लियर डेट, समझ आ गया। आपको पीवी डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा तो पीवी डायग्राम भी बना लेते हैं अपन। तो ये देखिए पीवी डायग्राम, ये क्या हो जाएगा आपका, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम देखिए, पीवी डायग्राम बनाना है आपको। देखिए कांस्टेंट पहला क्या है आपका, फर्स्ट जो है 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो पीवी डायग्राम में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे बनता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, तो ये हो जाएगा 1 to 2, देन 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन आफ्टर एक्सपांशन, देन आफ्टर हीट रिजेक्शन। ये प्रोसेस है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए पॉइंट नंबर 4, 5 एंड पॉइंट नंबर 6 किस पॉइंट पर आएगा, 2 to 3 के किसी पॉइंट पर पॉइंट नंबर 5 आने वाला है। तो हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 5। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा आपका, 4 to बाद है तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 कंडीशन। ये आपका हो गया सिंपल रीजनरेटिव साइकिल के बेस पर पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो हीट सप्लाई क्या हुआ आपका, क्यू एडेड एंड यहां मिला आपको क्यू रिजेक्टेड। ये हो जाएगा कंप्रेशन वर्क, ये हो जाएगा एक्सपांशन एंड टरबाइन वर्क। क्लियर। अब इस रीजनरेटिव को लगाने के बाद क्या क्या इफेक्ट आया ये देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं कि एक्चुअली रीजनरेटिव में क्या हुआ। देखो रीजनरेटिव, फिर से आप लोगों को बोला था कि बताऊंगा, ये आपका रीजनरेटिव था। ठीक है, यहां से क्या हुआ था आपको, दिस वन, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 4 था। यहां से गैस आई थी, यहां से एयर इनलेट हुआ था। ठीक है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है। ठीक, यहां से जो आउट हुआ दैट इज पॉइंट नंबर 5 एंड दैट इज पॉइंट नंबर 6। ठीक, ये हीट यहाँ ट्रांसफर किया, ये हीट ये अब्सॉर्ब किया। ओके, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द रीजनरेटिव रीजनरेशन लिख सकता हूं, रीजनरेशन प्रोसेस in which the high temperature coming out from, कहां से आया ये पॉइंट नंबर 4, कहां से आया आपका, गैस टरबाइन से, कमिंग आउट फ्रॉम gas turbine is utilized to heating the air coming out फ्रॉम, कहां से आ रहा है भाई वो, फ्रॉम कंप्रेसर एंड बिफोर एंटरिंग द कंबर्सन चैम्बर। ओके, देखिए ये क्या है, इस पॉइंट पर हमारा कंबर्सन चैम्बर है, यहां से आया गैस टरबाइन,
ठीक है, टरबाइन से आपका गैस आई, यहां से क्या है आपका कंप्रेसर। ठीक है, तो मैं क्या लिखा, द रीजनरेशन प्रोसेस इन विच द हाई टेम्परेचर गैस coming out from gas turbine is utilized to heating the air coming out from compressor and before entering the combustion chamber। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है। there is क्या हुआ, no change in compressor and turbine work, no change in compressor and turbine work, and increase the thermal efficiency of gas power plant। ओके, क्लियर हो गया। तो हीट एक्सचेंजर यूज कैसे किए, हम बोल रहे हैं कि आफ्टर कंप्रेसर, बिफोर कंबर्सन चेंबर एंड आफ्टर टरबाइन, हम वहां पर यूज किए हीट एक्सचेंजर। यहां से हीट लेगा और इसको हीटअप कर देगा, जिससे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वर्क डन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, देखिए इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन। क्या क्या इफेक्ट आया, ओके, क्या क्या आपका इफेक्ट आया ये हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नो चेंज in compressor and turbine work। क्लियर समझ आ गया कि आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ कंप्रेसर एंड टरबाइन वर्क। सेकंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, टोटल या फिर नेट वर्क डन ऑफ साइकिल, टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल या फिर नेट वर्क डन ऑफ साइकिल इज नॉट चेंज। इसको लिख सकता हूं नॉट चेंज। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन on the cycle is decreases। ओके, एंड 4 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन increase and mean temperature of heat rejection decreases। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए अब डायग्राम में देखिए, डायग्राम से आपको समझ आएगा कि एक्चुअली मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज कैसे हुआ और डिक्रीज कैसे हुआ। जब हम रीजनरेशन यूज नहीं करते तो आपका मीन टेम्परेचर क्या, 2 और 3 का एवरेज क्या होगा, मीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 और 3 का एवरेज टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 का एवरेज टेम्परेचर देखेंगे तो हमको कुछ ऐसे मिलेगा, दैट इज अ विदाउट रीजनरेशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विदाउट रीजनरेशन। और रीजनरेशन यूज करने के बाद 0.5 to 3 हो जाता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट नंबर 5 का टेम्परेचर क्या होगा, दिस वन, और 3 का, तो इसका जब मीन निकालेंगे तो आपको इसका कुछ ऊपर में मिलेगा, इससे
अबव मिलेगा, तो दैट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विथ रीजनरेशन। तो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, सिमिलर टू मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फाइनली हमारा थर्मल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 5 लिख सकते हो आप लोग, थर्मल efficiency of gas power plant will increase। ठीक है, तो ये आपका रीजनरेटिव यूज करने पर ये सारे इफेक्ट आपके कंडीशन में आया। ठीक है, क्लियर। जैसे ही आप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं तो एक टर्म्स आएगा आपका, एक न्यू टर्म्स आता है इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेशन, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, या फिर थर्मल रेशियो ऑफ रीजनरेशन, क्या बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं थर्मल रेशियो ऑफ हीट एक्सचेंजर या फिर रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन, क्लियर। ये टर्म्स आने वाले, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको बोलते हैं स्मॉल ई या फिर एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक, क्लियर डेट। तो व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर, कहने का मतलब इफेक्टिवनेस क्या होता है, जब आप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपका कितने अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल एब्जॉर्ब द कोल्ड फ्लूइड। क्लियर, कितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ये क्या शो करता है, रीजनरेटिव। तो देखिए क्या होगा, और क्या बोल सकता हूं, देखिए रीजनरेटिव मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं, जो हमने यूज किया है, ये आपका हीट एक्सचेंजर हमने यूज किया है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिली थी दिस वन। दैट इज पॉइंट की बात करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज पॉइंट नंबर 4। अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो 4 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश होगा, दैट इज पॉइंट नंबर 5। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। यहां से हीट को रिजेक्ट किया, ये हीट एब्जॉर्ब किया, ये आपका हीट एक्सचेंजर लगा। अब देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस हम उसका अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या होने वाला है, देखिए इट इज रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर to maximum possible heat transfer to heat exchanger। ओके, क्लियर। क्या रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम। ओके, तो हम एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखिए Q एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन Q मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, या फिर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर राइज अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। ओके, क्लियर, एक्चुअल टेम्परेचर राइज अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए, इस डिवाइस में, दैट इज अ हीट एक्सचेंजर, इस डिवाइस में मेरे को आप ये बताइए मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट की बात कर रहा है, मिनिमम टेम्परेचर किस पॉइंट की बात कर रहा है, और एक्चुअल क्या होना है। तो हम देखते हैं कि इस सभी डिवाइस में पॉइंट नंबर 4 डैश का टेम्परेचर सभी से ज्यादा है, ये होता है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर। इस डिवाइस में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, पॉइंट नंबर 4 है। क्लियर डेट। तो देखिए, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए एक्चुअल की बात करेंगे तो एक्चुअल क्या हो रहा है, 0.225। एक्चुअल क्या है, हीट ट्रांसफर 0.225 और 4 to 6।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एक्चुअल टेम्परेचर राइज क्या हो जाएगा, T5 माइनस T2 डैश अपॉन मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे 4 टू 2, 4 टू 2, दैट मीन्स T4 डैश माइनस T2 डैश, ठीक है। और फिर एक्चुअल क्या हो सकता है 4 to 6, एक और लिख सकता हूं मैं, T4 डैश माइनस T6 अपॉन मैक्सिमम T4 डैश माइनस T2 डैश, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिवनेस, स्मॉल इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एप्सिलॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं T5 एंड T6 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट किया जाएगा। तो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस जो होता है वो उसका रेंज जो है आपका ई का रेंज होता है 70 to 80%, एप्सिलॉन का रेंज होगा 70 to 80%, क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम बात करेंगे आइडियल रीजनरेटिव की केस में। अब किस केस में बात करने वाले हैं हम लोग, आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में क्या होने वाला है, देखिए आइडियल का मीनिंग आपको पता है कि आपका गैसेस क्या हो जाएंगे, एक्चुअल गैसेस क्या हो जाएंगे, एयर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो यहां पर देखिए, और इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट आने वाला है ये देखने वाला है, ठीक है। तो आइडियल रिप्रेजेंट होगा जो आपका गैस है वो क्या हो जाएगा, एयर फ्लो हो जाएगा, एंड इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हम जब E इज इक्वल टू 1 पुट अप करते हैं तो व्हाट इज द E, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए T5 माइनस T2 डैश अपॉन T4 डैश माइनस T2 डैश, ओके। तो हम यहां लिख सकते हैं T5 माइनस T2 डैश अपॉन, अच्छा एक्चुअल है तो हम डैश को हटा के डायरेक्ट हम डॉट में लिख सकते हैं, ओके। ये देखिए नॉर्मल, जब एक्चुअल केस में नहीं है, ये क्या है आइडियल केस है, तो आपका T हो जाएगा, देन T5 माइनस, अब मैक्सिमम क्या होगा T4 माइनस T2, क्लियर है यहां पर वैल्यू पुट अप कर दो 1, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू T5 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T2, ट्रांसफर कीजिए इसको, तो T4 माइनस T2 इज इक्वल टू T5 माइनस T2, तो T2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, T4 इज इक्वल टू T5। फर्स्ट रिजल्ट क्या मिला आपको, T4 इज इक्वल टू T5। तो कहने का मतलब ये है कि आइडियल रीजनरेटिव के केस में हम T4 इज इक्वल टू T5 बोलेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उस केस में आपको आइडियल रीजनरेटिव का केस बात कर दिया, उस केस में क्या हो जाएगा T4 इज इक्वल टू T5। ये पॉइंट क्लियर हुई, ठीक है। एक पॉइंट और निकाल रहा हूं, देखिए हीट एक्सचेंजर की बात किए थे हम, तो देखिए हीट एक्सचेंजर के केस में क्या होगा, ये था आपका, ठीक, ये क्या था आपका, दिस वन हीट एक्सचेंजर, ये दैट इज पॉइंट नंबर 4 टू, ये सॉरी ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 6, ये आपका हीट एक्सचेंजर। यहां देखिए आपका हॉट फ्लूइड, ये क्या है आपका हॉट फ्लूइड है, और ये जो आपका कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। ये हीट लॉस करेगा, ये भाई साहब क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो आप यहां पर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर अप्लाई करूं तो टोटल हीट एट 4 to 6 इज इक्वल टू हीट, यहां पर हीट लॉस हो रहा है ना, हीट लॉस हो रहा है, यहां पर हीट गेन होगा, ठीक है, 2 to 5, ये क्या होगा हीट गेन, यहां पर क्या हुआ हीट गेन हो गया, क्लियर है।
तो mc/dt होता है, तो मास ऑफ एयर सभी का कांस्टेंट है, Cp फॉर एयर सभी के लिए कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर ओनली फॉर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, तो 4 to 6 में क्या हो जाएगा आपका T4 माइनस T6 इज इक्वल टू T5 माइनस T2, क्लियर, T5 माइनस T2, और यहां पर पता है T4 इज इक्वल टू T5, T4 इज इक्वल टू T5, तो T5 माइनस T6 इज इक्वल टू T5 माइनस T2, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसल आउट, तो दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू T6, T2 इज इक्वल टू T6, तो टू कंडीशन हमको यहाँ पर फाइंड आउट किए हमने रीजनरेटिव के केस में। आइडियल रीजनरेटिव के केस में क्या होगा, T4 इज इक्वल टू T5 एंड T2 इज इक्वल टू T6। इसको डायग्राम में देख लेते हैं, तो डायग्राम में देखिए TH डायग्राम, दिस इज, देखना ठीक है, ये देखिए T2 इज इक्वल टू T6, ये था T2 इज इक्वल टू T6 एंड T5 इज इक्वल टू T4, दैट इज द आइडियल कंडीशन। क्या आपका आइडियल कंडीशन, ओके, दैट इज आइडियल कंडीशन। तो हम यहां लिख सकते हैं T5 इज इक्वल टू T4 एंड T6 इज इक्वल टू T2, दैट इज द आइडियल रीजनरेटिव, आइडियल रीजनरेटिव, क्लियर दैट। तो हमें समझ आ गया, तो आइडियल केस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम ये कंसेप्ट लिख सकते हैं कि T5 इज इक्वल टू T4 एंड T2 इज इक्वल टू T6, ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि थर्मल इफिशिएंसी क्या होने वाली है, ठीक है, इस रीजनरेटिव साइकिल का थर्मल इफिशिएंसी क्या होगा। तो देखिए थर्मल इफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ये आइडियल रीजनरेटिव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, W net अपॉन हीट सप्लाई, W net अपॉन हीट सप्लाई, और इज इक्वल टू 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडिशन, क्लियर दैट, ये क्लियर है, ठीक है। तो Q एडिशन एंड Q रिजेक्शन क्या होगा, तो हीट सप्लाई इज इक्वल टू Q एडिशन, प्रोसेस कौन सा है भाई, प्रोसेस 5 to 3, हम लिख सकते हैं यहां पास, या फिर Q 5 to 3 इज इक्वल टू M Cp फॉर एयर, बिकॉज दैट इज द आइडियल रीजनरेटिव साइकिल, ओके, देन T3 माइनस T5, सिमिलर टू हीट रिजेक्शन, सिमिलर टू कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q रिजेक्शन या फिर प्रोसेस कौन सा है, साइकिल में जाएंगे आप 4 to या फिर 6 to 1, दैट मीन्स मास ऑफ एयर इंटू Cp फॉर एयर, ये हो जाएगा T6 माइनस T1। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे, कहां पुटअप करेंगे, दिस वैल्यू पर। तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 माइनस मास ऑफ एयर Cp फॉर एयर T6 माइनस T1 अपॉन मास ऑफ एयर Cp फॉर एयर T3 माइनस T5, ओके, ये आपस में कैंसल आउट हुआ, तो हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है यहाँ पास 1 माइनस T6 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T5, ठीक है, T3 माइनस T5, ओके। आगे देखिए, ये क्या है, आइडियल रीजनरेटिव साइकिल है, कौन सा साइकिल है, आइडियल रीजनरेशन साइकिल है। तो आइडियल रीजनरेशन साइकिल का कंडीशन क्या बताया था मैंने आप लोग को, आपको ये बताया था कि T2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, T2 इज इक्वल टू T6, ओके, एंड देखिए T2 इज इक्वल टू T6 एंड T4 इज इक्वल टू T5, T4 इज इक्वल टू T5,
क्लियर डेट, समझ आ गया। तो देखिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। T6 को हम लिख सकते हैं T2 एंड T5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं T4। तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T6 को क्या लिख सकते हैं T2 माइनस ऑफ T1 अपॉन T3 माइनस ऑफ T4। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आगे देखिए क्या क्या प्रोसेस अपने पास। तो प्रोसेस 1 to 2, बताइए प्रोसेस 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, 1 to 2 प्रोसेस का आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग को पता है, क्या पता है? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा और RP रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर टू प्रोसेस 3 to 4 दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। यहां पर क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो इसके लिए भी आइसेंट्रोपिक है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू RP रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 and 2 से हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो देखिए यहां पास T2 बाई T1 इज इक्वल टू हमें यहां से मिला T3 बाई T4। ये हमको इक्वेशन मिला। इसको कैसे यूज करने वाला हूं देखिए, ठीक है। तो थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास आया था, क्या वैल्यू आई थी? T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T4। अब देखिए मैं यहां से देखिए 1 माइनस, यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां से क्या कॉमन निकाल रहे हैं अपन? T1 की वैल्यू कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक। या फिर यहां से T2 कॉमन निकालिए, यहां से T3 कॉमन निकालिए। जब T2 कॉमन निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 माइनस T1 अपॉन T2। क्लियर डेट? अब यहां से आप T3 कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? T3। तो डेट मीन्स T3 जब कॉमन निकालेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 1 माइनस T3 अपॉन T4। 1 माइनस T3 अपॉन T4। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या कॉमन निकाले थे बस? T1, ठीक है। यहां से अच्छा T2 कॉमन निकाले थे तो हमें यहां मिला तो 1 माइनस T1 अपॉन T2। यहां से क्या कॉमन निकाले थे? दैट इज T3। दैट मीन्स यहां क्या वैल्यू मिली थी? 1 माइनस T3 अपॉन T4, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं यही वैल्यू है कि क्या वैल्यू है आपका। देखो T2 वहां से कॉमन निकाले, T3 वहां से कॉमन निकाले, ठीक है। यहां पर देखो चेंज करो इसको, ये आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां पर मिस्टेक हुआ। जब आप यहां से T3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा T4 अपॉन T3। ओके, अब देखते हैं क्या है। T3 कॉमन निकाल लिए तो आपको यहां पर क्या बचे? यहां पर फिर मिस्टेक हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा यहां से? T4 अपॉन T3। तो देखिए यहां पर हम रीअरेंज करेंगे T1 अपॉन T2। दैट मीन्स इसको हम पलट देंगे, ये हो जाएगा T1 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3 रखता हूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट। दैट मीन्स 1 माइनस T2 अपॉन T3, 1 माइनस T2 अपॉन T3। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं T1 का मल्टीप्लाई
एंड T1 का डिवाइड किया। क्या किया? T1 का मल्टीप्लाई एंड T1 का डिवाइड कर दिया। तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस क्या लिख सकता हूं? देखिए आप लोग, देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं? T1 अपॉन T3 इंटू T1 अपॉन T3 दैट मीन्स T2 अपॉन T1। और हम 1 to 2 प्रोसेस के लिए जानते हैं T2 अपॉन T1 क्या होता है? 1 माइनस T1 अपॉन T3 मल्टीप्लाई बाई RP रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। That is a thermal efficiency for ideal regenerative cycle. That is thermal efficiency for ideal regenerative cycle. क्या है? Thermal efficiency for ideal regenerative cycle. ठीक है, क्लियर? तो थर्मल इफिशिएंसी किस किस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है फॉर आइडियल रीजनरेटिव साइकिल? देखिए ये जो थर्मल इफिशिएंसी है किस किस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है? फंक्शन ऑफ, फर्स्ट ले लेता हूं मैं इनिशियल टेम्परेचर, फर्स्ट ले लेते हैं हम इनिशियल टेम्परेचर। सेकंड में ले लेता हूं मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या ले लेते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर। थर्ड प्रेशर रेशियो, थर्ड प्रेशर रेशियो एंड फोर्थ हीट कैपेसिटी रेशियो। क्लियर है तक? जब हम टेम्परेचर T1 को इंक्रीज करते हैं तो थर्मल इफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी? देखिए T1 को इंक्रीज किया, ये टर्म्स इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो थर्मल इफिशिएंसी क्या हो रही है यहाँ पास? डिक्रीज हो। इनिशियल टेम्परेचर बढ़ाने से फॉर आइडियल रीजनरेटिव साइकिल केस में थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड, अगर T3 को इंक्रीज, मैक्सिमम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो टर्म्स है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा और ओवरऑल कंसेप्ट में क्या होगा? थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ थर्मल इफिशिएंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, थर्ड मैंने क्या लिया? आरपी, दैट इज अ प्रेशर रेशियो। जब आप प्रेशर रेशियो की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये जो होल टर्म्स है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो, होल टर्म्स क्या हो? इंक्रीज होगा और ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। दैट मीन्स थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज होगा। सिमिलर टू हीट कैपेसिटी रेशियो आप जब इंक्रीज करेंगे तो थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको समझ आया हीट एक्सचेंजर लगाना है किस पॉइंट पर लगाना है? आफ्टर कंप्रेसर, बिफोर कंबर्सन चेंबर एंड आउटसाइड में क्या होगा? आफ्टर टरबाइन। क्लियर? उससे क्या क्या इफेक्ट हुआ आपने यहाँ पर देखे कि थर्मल इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हुई। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, दो केस। जब आप मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज करते हैं और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिक्रीज करते हैं, इस केस में क्या हो जाएगा? आपका थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एडिशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा थर्मल इफिशिएंसी भी क्या होगा? आपका इंक्रीज। और इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को हम डिक्रीज किए और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को इंक्रीज किए, तो इस केस में क्या होगा? थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये फैक्टर है, ये क्या आपके फैक्टर है फॉर आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। क्लियर है? समझ आया क्या क्या कंसेप्ट हुआ, कैसे कैसे हम लोग देखें यहाँ पास? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। वीडियो को 2-3 बार आप अच्छे से देखेंगे तो क्या चीज सिस्टम में है आप लोग को क्लियर हो जाएगा और क्या क्या इफेक्ट आए आप लोग को यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रीजनरेटिव आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। ओके, थैंक यू सो मच।